हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। आज हम यहाँ क्लैट यूजी सीरीज में अपने इस सेगमेंट में अपना क्रिमिनल लॉ का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए एक इंट्रोडक्टरी तौर पे पहले भी जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ होता क्या है। तो सबसे पहले किसी लॉ का एक पर्पस होता है, किसी कारण से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम क्रिमिनल लॉ का पर्पस जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पर्पस है। तो क्रिमिनल लॉ का पर्पस है सोसाइटी की जो बेसिक वैल्यूज हैं और सोसाइटी का जो पीस है उसको मेंटेन करके रखना। क्योंकि अगर क्राइम को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा या क्रिमिनल को पनिश नहीं किया जाएगा तो सोसाइटी का सारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाएगा और सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्रिमिनल लॉ बहुत जरूरी लॉ है, जो हमारी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट क्रिमिनल लॉज हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी। तो आपके क्लैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीसी को आप इस तरीके से भी एक दो चीजें जान सकते हैं कि आईपीसी जो बना था वो फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बना था और ये कुछ सबसे पुराने लेजिस्लेशन में से एक है हमारी कंट्री के। और आईपीसी को जिसने वो फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट शेयर की थी उस पर्सन का नाम था लॉर्ड मैकाले। ये चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें। फिर आईपीसी में है क्या। आईपीसी में जो चीजें हैं वो हम जानते हैं। आईपीसी में क्राइम्स मेंशन किए गए हैं और उन क्राइम्स के लिए क्या पनिशमेंट है ये मेंशन किया गया है। तो स्पेसिफिक है और उन चीजों को करने के लिए कुछ डेफिनेशंस और बाकी सब जो आपके अभी काम की। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मेजर लॉ जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आईपीसी में सजा तो लिख रखी है, कितनी सजा होगी, लेकिन वो सजा देंगे कैसे। तो उस सजा को देने के लिए जो प्रोसीजर है वो ले डाउन किया गया है सीआरपीसी में। इसे आप बस इतने सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि एक पुलिस वाले को कैसे काम करना है, एक जज को कैसे काम करना है, एक एडवोकेट को कैसे काम करना है। तो इन सब चीजों का जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में मेंशन किया गया है। तो ये बेसिक सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जब भी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग होती है उसमें एविडेंस को ले डाउन करने का कुछ तरीका होता है, तो उसे इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन किया गया है। ये बेसिक नॉलेज आपके लिए पर्याप्त है इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर। आपके जो क्लैट ओरिएंटेड चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आईपीसी, क्योंकि आईपीसी से ही सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी समझी जाएगी। आपकी जो सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको आईपीसी की मदद से ही समझने की कोशिश करेंगे आपके जो एग्जाम है उसमें। तो इंडियन पिनल कोड के बारे में हम अब जान रहे हैं। तो ये जो भी क्राइम होता है उसकी सीवियरिटी के हिसाब से क्रिमिनल को पनिश करती है। अगर क्राइम सीवियर है तो पनिशमेंट भी उतनी ही सीवियर होगी। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाती है कई बार टॉर्ट और क्राइम को लेकर। तो दोनों क्योंकि एक तरह के रॉन्ग, टॉर्ट भी एक तरह का रॉन्ग है और क्राइम भी एक तरह का रॉन्ग है। लेकिन जो टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है और क्राइम अपने आप में क्राइम ही है, तो वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है। तो ये एक बेसिक फर्क आपको समझना पड़ेगा इस चीज का। और जो क्राइम होता है वो सीवियरिटी उसकी इस बात में छुपी हुई है कि किसी भी क्राइम के कमिट होने के बाद उस केस में स्टेट भी एक पार्टी होता है। इसीलिए आप जब अक्सर क्रिमिनल केसेस के नाम पढ़ते हैं तो उसमें आता है स्टेट वर्सेस एक्स वाई जेड। तो स्टेट उस आदमी को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करता है ताकि उसको सजा दी जा सके और हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। चलिए अगले उस पर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्राइम के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कौन से वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर एक क्राइम बनता है। तो ये क्रिमिनल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है। इसको आप पूरे अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो क्रिमिनल लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला जो सीढ़ी है आप उसको समझ पाएंगे। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज का मैक्सिम है जो कुछ ऐसे है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट रिया। तो इसमें दो चीजें, एक है एक्टस रियस और दूसरा है मेंस रिया। एक्टस जैसा कि नाम में ही आ रहा है कि एक एक्ट की बात कर रहा है। तो जिस
क्राइम को कोई कमिट करता है और उसमें वो एक स्पेसिफिक एक्ट करता है, तो वो एक्टस रियस होता है। और मेंस रिया का जो लिटरल मीनिंग है वो है गिल्टी माइंड। तो एक गिल्टी माइंड के बिना एक क्राइम नहीं हो सकता, और एक एक्ट के बिना भी एक क्राइम नहीं हो सकता। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मेंस रिया और एक्टस रिया के बारे में हम बेसिक चीज जान गए। तो मेंस रिया और एक्टस रिया से मिलके ही कोई क्राइम बनेगा, जब मेंस रिया प्लस एक्टस रिया इज इक्वल टू अ क्राइम। अब आप मान लीजिए एक 7 साल के बच्चे के हाथ में एक चाकू है, और उस चाकू से वो किसी को मार देता है। तो उस बच्चे को ये नहीं पता है कि उस चाकू के मारने के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसको ये नहीं पता कि वो कोई क्राइम नहीं कर रहा, तो उसकी कोई गिल्टी माइंड नहीं है, तो ये क्राइम नहीं होगा। तो इस एग्जांपल से मुझे लगता है कि आप समझ गए कि ये क्राइम के दो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेंस रिया के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। मेंस रिया को हम ऐसे समझते हैं कि एक इंसान जब किसी क्राइम को कमिट करने के बारे में सोचता है, जब वो उसके थॉट प्रोसेस में आ जाता है, तब उसे हम बोलते हैं मेंस रिया, यानी कि उसके दिमाग में एक क्राइम आ चुका है, कि उसने सोचा है कि मुझे इस आदमी को चाकू मारना है। हम यहाँ चाकू के एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे ताकि आपको एक कंटिन्यूटी और समझ में आए। तो मान लीजिए आपने अपने मन में सोचा कि आपको किसी को चाकू से मारना, तो ये आपका गिल्टी इंटेंशन आ गया कि आप, चाहे वो रिवेंज हो, चाहे वो सिर्फ प्लेजर के लिए आप कर रहे हो क्राइम को, तो वो आ गया है आपके दिमाग में। लेकिन अगर आप वो एक्ट नहीं करते हैं तो क्या वो क्राइम होगा? तो वो क्राइम नहीं होगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए, मेंस रिया एक क्राइम को कमिट करने के लिए उतना ही इसेंशियल है जितना कि एक्टस रिया। तो इस चीज के एक दो छोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं जहां पे मेंस रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आप जान के रखिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा इस चीज का। तो कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सीवियर होते हैं, जिसको कमिट करने में अगर आप हेल्प भी कर रहे हैं बिना गिल्टी माइंड के भी, तो भी वो क्राइम के लिए आपको पनिश किया जाना जरूरी होता है। तो वो क्राइम है सेडिशन और वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट। तो जब आप इसे हम हिंदी में बोलते हैं राजद्रोह, मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस, कोई वॉर, कोई ट्रेचरी कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक बहुत ही सीवियर चीज होती है। मान लीजिए आप किसी बॉम्ब ब्लास्ट करने में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक कुरियर के लिए काम कर रहे हैं अपने दिमाग में रख के, पैसों के लिए आप एक लीगल कुरियर लेके जा रहे हैं, तो भले ही आप वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करते, लेकिन आपने स्टेट के अगेंस्ट एक क्राइम कमिट कर दिया है। तो ये सीवियर ऑफेंसेस में मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है, और ये कुछ गिने चुने ऑफेंसेस हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक चीजें देख ली हैं। हमने जो क्रिमिनल लॉ है वो किस बेस पे बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है उसको भी अभी तक की अपनी बातचीत में हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्राइम के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है मेंस रिया और एक्टस रिया, लेकिन जब हम क्राइम को स्टेजेस में बांटते हैं तो उसे हम थोड़ा और बाइफरकेट कर सकते हैं। तो चलिए उन स्टेजेस को हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो क्राइम का, इसे हम ऐसे समझते हैं कि क्राइम के कितने मुकाम हैं। तो क्राइम के 4 मुकाम हैं। सबसे पहला है इंटेंशन। जब आपके दिमाग में एक थॉट आएगा किसी क्राइम को लेके, चाकू के एग्जांपल से हम शुरू करते हैं, कि आपने सोचा कि आपको मिस्टर एक्स को चाकू मारना है। तो आपने सोचा, तो ये आ गया आपका इंटेंशन। आपने सोचा कि अब चाकू मारना है तो चाकू खरीदना भी पड़ेगा। आप एक दुकान में गए, आपने एक चाकू खरीदा उस इंटेंशन से कि आपको मिस्टर एक्स को चाकू मारना है। तो फिर आपका क्या हो गया, आपने इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन कर दिया उसका, तो प्रिपरेशन हो गया हमारा दूसरा स्टेज। तीसरी चीज होती है, अब यहाँ पे एक चीज हम ये भी देखेंगे कि अभी तक क्या हमने इंटेंशन पे कोई क्राइम कमिट किया? हमने इंटेंशन पे कोई क्राइम कमिट नहीं किया। क्या हमने प्रिपरेशन पे कोई क्राइम कमिट किया? प्रिपरेशन पे भी हमने कोई क्राइम नहीं कमिट किया। कैसे नहीं किया? मान लीजिए कि आपने चाकू खरीदा मिस्टर एक्स को मारने के लिए, और आपने उसे अपना किचन नाइफ बना दिया, कि आपका मन हट गया, आपने तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन अगर उसी नाइफ से आप मिस्टर एक्स को मारेंगे या उन पे हमला करेंगे, तो आपने क्राइम का अटेम्प्ट किया। यहां से एक क्राइम शुरू हो जाता है। तो आप एक क्राइम की एक डिग्री में आ गए हैं कि आपने उस क्राइम को लेके सबसे पहले आपके अंदर इंटेंशन आया,
आपने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर आपने उसके लिए अपना अटेम्प्ट किया। तो ये 3 स्टेज, अटेम्प्ट से एक क्राइम कमिट होना शुरू हो चुका है, और उसके बाद आखिरी स्टेज होता है अकम्प्लिशमेंट। तो या तो मिस्टर एक्स को चाकू लगेगा और उसके बाद उनको इंजरी होगी, तो आपने क्राइम की एक हायर डिग्री कमिट की। अगर वो बच गए लेकिन फिर भी आपने हमला किया, तो आपने उस क्राइम का अटेम्प्ट किया, जो अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस होता है अंडर इंडियन पिनल कोड। तो आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इस एग्जांपल के साथ। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या फर्क होता है, हमने ये भी इस एग्जांपल की मदद से जान लिया है कि प्रिपरेशन तक कोई भी क्राइम क्राइम नहीं है। उसके एक्सेप्शंस हमने देख लिए हैं वहां पीछे, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए या सेडिशन के लिए, तो कुछ स्पेसिफिक बहुत ही लिमिटेड केसेस में वो क्राइम है, लेकिन वो मैटर नहीं करता आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट एक अपने आप में क्राइम है, तो पहले क्राइम के तौर पे हम अटेम्प्ट को ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अटेम्प्ट कैसे क्राइम होता है, उसकी जनरल मीनिंग क्या है। तो एक अटेम्प्ट होता है जो आपका डिजायर आउटकम है, उसको अचीव करने के लिए आप कोई स्टेप लेते हैं, तो वो होता है अटेम्प्ट। तो एक क्राइम का अटेम्प्ट क्या होता है, तो किसी आदमी ने कोई क्राइम किया, मिस्टर एक्स को चाकू मारने के लिए वो आदमी गया और उसमें फेल हो गया, वो किसी तरह से अपनी जान बचा ले गया इंसान के साथ, लेकिन उसने ऑलरेडी एक क्राइम कर दिया है। इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो शायद आपके उसमें भी आ जाए कभी एग्जाम में, किसी और तरीके से उसे फ्रेम करेंगे वो इलस्ट्रेशन को, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए एक चोर है, वो एक घर में गया, तो उसने पहले किसी तरीके से घर में एंट्री की। तो सबसे पहले उसने प्लानिंग की, उसके अंदर इंटेंशन आया कि उसे चोरी करनी थी। वो उस घर में गया, उस घर में वो किसी तरह से एंट्री की, वहां पे एक तिजोरी रखी, तो उस तिजोरी के ताले में चोर ने तोड़ दिया। तो जिस टाइम में चोर ने ताला तोड़ा, उसने वो ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो उसने थेफ्ट का ऑफेंस कर दिया है। यहाँ पे उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, यहाँ पे उसने थेफ्ट किया है, भले ही उस तिजोरी में कोई सामान था या नहीं था। तो ये एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिश किया जाएगा इसके लिए आदमी को। तो अटेम्प्ट को आप समझ गए हैं कि ये थर्ड स्टेज है, जो क्राइम का थर्ड स्टेज है वो अटेम्प्ट है और वो पनिशेबल है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ये भी एक तरह का ऑफेंस है जिसको हम बोलते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट को अगर आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करें, तो किसी को उकसाना, किसी को बहकाना, ये सब अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब अटेम्प्ट जैसे हमने देखा था वो आधा ऑफेंस, कि क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो आधा ऑफेंस था। अबेटमेंट आधा ऑफेंस नहीं है। अबेटमेंट अपनी जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसी डिग्री का ऑफेंस है। इसे आसान उसमें समझते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी से लड़ाई की, उनकी बहुत ही बड़ी क्वेरल चल रही थी और बहुत ही इंटेंस तरीके से था। और एक किसी आदमी ने आके, जिसकी उस आदमी से दुश्मनी थी दूसरे आदमी से, एक गन हाथ में दे दी और उसने दूसरे आदमी को गोली मार दी, उसमें आउट ऑफ द रेंज जाके गोली मार दी और वो आदमी मर गया। तो जिसने वो बंदूक हाथ में दी थी, उसने उस ऑफेंस को अबेट किया है। तो ये अबेटमेंट अपने आप में एक उतना ही हीनियस है जितना कि वो ऑफेंस था। तो अबेटमेंट के लिए अगर उस आदमी को क्या कहते हैं मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा, तो जिसने गन दी थी उसे भी मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। तो अबेटमेंट को आप इस तरीके से सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। तो किसी को आप बहका रहे हैं, किसी के साथ कुछ कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि उसके बहकावे में आके वो जाके कोई क्राइम कमिट कर रहा है, तो आप खुद वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो अबेटमेंट का सीधा सा मतलब है कि आप खुद वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑफेंस जो आता है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आसान शब्दों में बोले तो षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र। बिल्कुल टिपिकल हिंदी लैंग्वेज फिल्मी लैंग्वेज में बोले तो आपराधिक षड्यंत्र। तो कॉन्स्पिरेसी अपने आप में आपके लिए क्लियर वर्ड है कि किसी चीज को कंस्पायर करना। तो वो कैसे कर रहे हैं और कौन कर सकता है, तो अकेले तो आप कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए आप दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और वो अपने आप में एक ऑफेंस है, पनिशेबल है। इस चीज को आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।
तो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, ये पहली चीज है। क्या करने के लिए होंगे? एक इलीगल एक्ट करने के लिए होंगे। और एक इसका जो आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप कोई लीगल एक्ट भी अचीव करना चाहते हैं इलीगल मीन से, जैसे कि इलेक्शन जीतना एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए अगर आप वहां पे बूथ कैप्चरिंग के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं तो आप कंस्पिरेसी कर रहे हैं, आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर रहे हैं। उसके लिए आप अगर हथियार खरीद रहे हैं तो आप एक इलेक्शन जीतने के लिए आप कर रहे हैं, तो कॉन्स्पिरेसी आप जो कर रहे हैं वो अपने आप में एक वो है, उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वो अपने आप में इलीगल है। हथियार इकट्ठा करना अपने आप में इलीगल है। तो ये सब के लिए आप लोग पनिश होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। अगर आप किसी को जान से मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि एक डिग्री तक उस एक्ट का आना जरूरी है, तभी वो कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। अगर एक्ट नहीं आता है किसी भी तरीके से तो वो कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। अब हम इसके अगले पे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा आखिरी ऑफेंस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हमने मेंसरिया वाले सेक्शन में भी बात की थी, यहाँ हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो ये जो चीज है ये आईपीसी की कुछ सबसे सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस में से एक है। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करने का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से नेशन की सॉवरेनिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं, वो भी एक क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। कि आप क्या कहते हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को बहका रहे हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ एक किसी तरह से हथियारबंद होके और यहाँ की डेमोक्रेसी को वो करें। तो जो भी चीज हमारे डेमोक्रेसी, हमारे गवर्नमेंट के बेसिक चीजों को, बेसिक फंक्शनिंग को रोकने के लिए क्रिमिनल तरीके से की जाए प्लान और प्लॉट, तो वो वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट है। और ये इतना सीरियस ऑफेंस है तो इसकी पनिशमेंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आईपीसी की सबसे सीरियस पनिशमेंट है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही उसके साथ, तो उससे नीचे की सारी पनिशमेंट है ही। तो इस तरह से आज हमने क्रिमिनल लॉ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। हमने जानने की कोशिश की कि एक क्राइम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और उसे करने के क्या स्टेजेस होते हैं, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफेंसेस को जानने की कोशिश की। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इन क्राइम के क्या एक्सेप्शंस कौन कौन से, जनरल एक्सेप्शन जो दिए गए हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छे से अपनी क्लैरिफिकेशन को ध्यान दें। बेस्ट।